नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन और समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में पुलिस, जेल, करोट, अभियोजना और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। और बैठक में छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ महानिदेशक, बीपीआर एंड डी छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, एनसीआरबी सहित गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें तय किया गया कि छत्तीसगढ़ नए कानूनों को जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बने। छत्तीसगढ़ सरकार को 60 और 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के छत्तीसगढ़ में पूर्व क्रियान्वयन के लिए टॉप प्रायोरिटी एजेंडा बनाकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों का लक्ष्य भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इसकी और ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 3 नए आपराधिक कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन को एक और चुनौती के रूप में लेकर इन्हें जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बने, इसके लिए संकल्प लेगा। बीजापुर के थाना तोयनार क्षेत्र के तोयनार मोरमेड सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात 19 बीएन, सीएफसी और सीओवाई आरक्षक मनोज तिवारी और माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी के ब्लास्ट होने से शहीद हो गए। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रक्षित केंद्र बीजापुर स्थित शहीद वाटिका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, बीजेपी जिला अध्यक्ष घासीराम नाग, उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप और उप महानिरीक्षक केंद्रीय रिजर्व पुलिस ऑफ बीजापुर सेक्टर देवेंद्र सिंह नेगी और कलेक्टर बीजापुर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना, उप पुलिस अधीक्षक घनश्याम कमांडे और उप पुलिस अधीक्षक डीआरजी विनीत साहू, शहीद जवान के परिजन और अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कोंडागांव के निवर्तमान कलेक्टर कुणाल दुदावत के दंतेवाड़ा जिला के कलेक्टर के तौर पर ट्रांसफर होने पर जिला कार्यालय के सभा कक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। विदाई समारोह में अधिकारियों ने दुदावत के कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया और इस अवसर पर निवर्तमान कलेक्टर दुदावत ने कहा कि कोंडागांव में अपने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें सभी अधिकारियों कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्य का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह टीम भावना के साथ कार्य करते रहें। उन्होंने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान कई कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन बहुत कारगर रहा और जिला पंचायत के मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने कहा कि उनके नेतृत्व में जिले में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ और उनके मार्गदर्शन में जिले में कई नवाचार प्रारंभ हुआ और जो जिलेवासियों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस को जिंदा रखना और जिंदा देखना, इसके लिए ये सब उपक्रम है और उनकी कोशिशों में उनकी सहानुभूति है। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे।
प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व और बड़े नेता को लेकर हुए प्रश्न के उत्तर में विधायक चंद्राकर ने कहा कि ऐसा है कि बड़े आप लोग मानते हैं, बड़े नेता हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कोई नेता नहीं है और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं उनके साथ नहीं है। जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उन सब के साथ परिवार के मुखिया लोग नेता हैं और वो कोई जन नेता थोड़े ही हैं। और जनता की स्वीकृति प्राप्त होती है तो क्षेत्र नेता अपने दम पर बीच में कभी कभी एकाध बार जीत कर आ जाते हैं। निरंतरता में कोई नहीं है। परिवारवादी पार्टी कांग्रेस भी है तो परिवारवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है। आप लोग किसी को भी बड़ा नेता मत बोला कीजिए। जिंदा रहना और जिंदा देखना भी, इसके लिए ये सब उपक्रम है और मेरी सहानुभूति है उनकी कोशिशों में। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। ऐसा है कि बड़े आप लोग मानते हैं, बड़े नेता है नहीं कोई। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई नेता नहीं है। और फिर कांग्रेस के साथ नहीं, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं वो सबके साथ परिवार के मुखिया लोग नेता हैं। कोई जन नेता थोड़ी है किसी। जनता की स्वीकृति प्राप्त होती तो जो क्षेत्रीय लोग हैं अपने दम पे जीत के आ जाते हैं, कभी कभी बीच में एक आध बार। निरंतरता में कोई परिवारवादी पार्टी कांग्रेस भी है और कोई परिवारवादी पार्टी में कोई नेता नहीं। आप लोग बड़ा नेता मत बोला करें किसी को। जो भी विषय में वो निकाल रहे होंगे उनको ये जरूर बताना चाहिए होगा या बताना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संविधान में कितने बार संशोधन किए, आपातकाल किसने लगाया, मानवाधिकारों को सस्पेंड किसने किया, न्यायपालिका के अधिकार को आपातकाल के दौरान सस्पेंड किसने किया, सेंसरशिप किसने लगाई, साबानो प्रकरण में संविधान संशोधन के औचित्य क्या थे। इन सब विषयों को भी उसमें जोड़ के बताना चाहिए। 43 डिग्री में घर से निकल के बताएं, पहले पेपर में छपवा लेना अलग विषय, घर से निकल के बताएं। किसी गांव की तस्वीर भेजना बोलना ना, सिस्टम खड़ा करें। हम लोग जब किसी अभियान में जाते हैं तो हमको सरल ऐप में डालना होता है कि हम कहाँ गए, कौन से अभियान में गए। कल हम धमतरी गए थे यदि तो हमने डाला है, कल फिर हम जाएंगे तो हम डालेंगे सोशल मीडिया में या कहीं पे। तो वो अपनी गतिविधियों को बताएं तो कहाँ पे किया, कैसा किया, कितने लोग रहे, क्या हुआ उसको। और उसको जो मैं विषय बताया वो जरूर जनता को बताएं। कांग्रेस के संविधान के साथ छेड़छाड़, उनके कुकृत्य जो हुए हैं, उनको किए हैं, उनको जनता के सामने लाएं। और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उनके साथ कांग्रेस का व्यवहार और दृष्टिकोण कैसा रहा है उसको बताएं। अचानक अम्बेडकर जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति प्रेम का कारण क्या है ये भी बताएं। अचानक इस साल 2 साल में बाबा साहब के प्रति उनका प्रेम कैसे उमड़ रहा है, इनको बताना चाहिए। दृष्टिकोण में परिवर्तन उनका किन कारणों से हुआ उसको देखिए। क्या होता है जब भी कोई नवाचार होता है इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड संशोधन माने एक नवाचार है। इस संशोधन के पहले विधानसभा में मेरा एक प्रश्न था, इस कानून आने के पहले, उसका उत्तर पढ़िएगा। कौन लोग और कितनी जमीन में कब्जा है और क्या उपयोग हुआ है, कितने फायदा हुए हैं। अपन छत्तीसगढ़ से ही उनको देखे ना, फिर देश भर में बात करेंगे। तो एक कुछ भी करो तो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया चिल्लाने लगते। इससे आगे का नारा जानते ही नहीं। वो कुछ भी करो भेड़िया आया शुरू हो जाएंगे, कुछ भी करो। और मैं कई बार कांग्रेस वालों को बोलता हूं, ये सब उपाय देश वेश के लिए नहीं है, इसलिए तुमको जन समर्थन नहीं मिलता। तुम लोगों का एजेंडा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, मोदी जी का एजेंडा है देश को महान बनाना। दोनों में बेसिक अंतर है और इसी के कारण तुमको सफलता न मिली है न मिलेगी आगे। रायपुर विमानतल परिसर में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उन्हें हिंदू बताया जाना एक व्यर्थ की बात है और वर्तमान सीएम को पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए। प्रदेशों में और बड़े जो प्रदेशों की अलग अलग स्थानों पे सारे सीनियर लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और
मुख्य रूप से बात यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, संविधान की रक्षा करने की बात हो। ये सब आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको लेकर लड़ाई लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है वो कांग्रेस पे हमला करती है। तो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे प्रियंका जी के परिवार में जिस प्रकार से हमले हुए, और आपने देखा होगा मेरे घर में 15 दिन के अंदर में ईडी और सीबीआई के जिस प्रकार से खाते पड़े, ये वैसे विपक्षी नेताओं के यहाँ लगातार इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। ये उनका हताशा है, निराशा है। और खासकर नेशनल हेराल्ड वाला मामला जो है, राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी बड़ी भूमिका रही है। उसके बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उसे वहाँ के कर्मचारियों के, पत्रकारों को भुगतान के लिए, वहाँ के रखरखाव और बिजली बिल के लिए पैसे दिए। उसमें इनको भ्रष्टाचार नजर आता है। उसमें वो जो कार्रवाई किए, तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं और वो लगातार इस प्रकार से बखला के कार्रवाई कर रहा है। गांव-गांव में टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। जल स्तर लगातार गिर रहा है। बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल बोए हैं वो सूख गए हैं। जानवर तो चरा रहे हैं किसान। अब पेयजल के लिए भी बड़ी समस्या है। अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है और पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। समिति के द्वारा अभी बढ़ते हुए अपराध को लेकर जो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है, दरअसल आज कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि राजधानी में पुलिस बल बढ़ाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि आम जनता सुरक्षित नहीं रहा। और जिस प्रकार से अभी प्रशासनिक अधिकारियों के, जिला के एसपी, कलेक्टर जो बदले गए हैं, सरकार खुद मान रही है कि कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अजय चंद्राकर जी को उनके सहयोगी साथी, जिसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी की जो चिट्ठी उसको पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया, अभी परसों ही तय किया कि सब कल ही सूचना मिली हम सबको अलग अलग राज्यों में जाना, जैसे मैंने पहले बताया। तो पार्टी के काम से यदि मैं यहाँ अनुपस्थित हूँ तो उसे किस प्रकार से अनुपस्थिति माना जाएगा। यदि यहाँ रह के मैं नहीं जाता तो अब बात अलग थी। अब अजय चंद्राकर जी को बहाना मिल गया है उसको बयान देना। तो अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला है, न सत्ता में स्थान मिला है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा बजट सत्र में बड़ी जोरों से थी। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तुरंत बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन पता चला वो भी टाइटाफिस हो गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ पहुंचे नीलू शर्मा ने अपने दौरे की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करके की। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नीलू शर्मा ने कहा कि आज उन्हें अपने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने दौरे की शुरुआत मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करके की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। तो वहीं डोंगरगढ़ को 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी दिए जाने पर नीलू शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा है कि रीजनल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जिसके तहत आज डोंगरगढ़ में दर्शन कर क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने को लेकर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, उनको तलाशा जाए। मैंने पहले ही कहा कि जैसे हमारी शक्तिपीठ का एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, रेल कनेक्टिविटी है, सड़क मार्ग से भी जो है वो अब काफी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ के मंदिर पे काफी जो है वो बड़ा जो निर्माण भी हुआ। पर्यटन की दृष्टि से भी जो है यहाँ पर अपार संभावना है और आने वाले समय में पर्यटक हर समाज को प्रभावित करता है और हर मंदिर, पर्वत, झरना, जलप्रपात अपने भीतर कथा जो है वो समेटे हुए है। डोंगरगढ़ का भी इतिहास जो है अपने आप में जो है काफी बड़ा है। यहाँ की भी जो कथा है, यहाँ का भी जो विरासत है, यहाँ की जो धार्मिक आस्था है, वो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं के अंदर है। और जैसे कि ट्रस्ट का जो काम है वो भी अपने तरफ से बहुत अच्छा जो है ट्रस्ट जो है इस मंदिर के लिए करने जा रहा है। 4 लेन की बात तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी रिलीजियन टूरिज्म पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे प्रबंध संचालक जी से कहा, मैं भी जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि रिलीजन टूरिज्म को हमको जो है आने वाले समय में काफी पर्यटकों की दृष्टि से उस पे बड़ा एक स्कोप के साथ हमको काम करना है। तो स्वाभाविक रूप से आज आने का पर्पस भी ये है कि एक विजिट माताजी के दर्शन के साथ और डोंगरगढ़ में बड़ा जो है जो एक बड़ी संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए तो लोग रुकेंगे, आसपास घूमेंगे तो वैसा जो है वो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो जैसे अप्पू घर होता है, तारामंडल होता है, बच्चों के खेलने के लिए टॉय ट्रेन मतलब घूमने के लिए टॉय ट्रेन होती है, पैराग्लाइडिंग जो है का भी एक स्कोप जो है वो डोंगरगांव में। ऐसा सारा हम डिपार्टमेंट में जब हमारी समीक्षा बैठक हुई तो इस विषय पर हमने सारा जो है वो पर्यटक की दृष्टि से, डोंगरगढ़ की दृष्टि से बात किया। और वैसे भी मैं राजनांदगांव जिले का हूं तो मेरा तो ये फर्ज बनता है। राजनांदगांव में भी हम माता देवाला शीतला मंदिर से शुरुआत किए हैं, तो ये मेरे लिए फर्ज ही नहीं, माता का जो है एक प्रकार से हम लोगों का जो आदेश है उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। भविष्य में जो बेहतर होगा डोंगरगढ़ के लिए वो किया जाएगा टूरिज्म विभाग से। बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक जनदर्शन में दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को सुना और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन भेजते हुए जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में सरपंच और ग्रामवासियों की तरफ से गांव में मिडिल स्कूल संचालन कराने संबंधी आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से गांव में स्कूल भवन बना पड़ा है, लेकिन अब तक मिडिल स्कूल संचालित नहीं हुआ। स्कूली बच्चे प्राथमिक शाला की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए नेशनल हाईवे रोड से पैदल 6 किलोमीटर देवरी सकरी जाते हैं। और कलेक्टर ने आवेदन डीओ बिलासपुर को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत घुटकू के सरपंच और ग्रामवासियों ने पानी की समस्या दूर करने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। कलेक्टर ने आवेदन पीएचई विभाग के ईई को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। रायपुर के एकात्मक परिसर में बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की। संजय श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को लेकर मैं आप सबके सम्मुख यहां पर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई थी। ये ठीक उसी तर्ज पर है जैसा कि हम सब बचपन से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं। एक मुहावरा है, कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कभी कभी हम सब लोगों को आश्चर्य होता है, पुलिस जो हमारी रक्षक है, हमारी अंतिम उम्मीद हमारे पक्ष में खड़ा होने की हमको पुलिस प्रशासन से होता है। लेकिन कभी जब ये घटना आती है कि पुलिस के कर्मचारी ने, पुलिस के किसी इंस्पेक्टर ने, अधिकारी ने कुछ गलत कृत्य कर दिया, तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये कानून के रक्षक ही यदि इस तरह का व्यवहार करेंगे, आम चर्चा हो जाती है। लगभग वही स्थिति आज कांग्रेस की है।
कि आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो आम जनता को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में अपराधियों के शासन चलाने वाली के समान शासन चलाने वाली, अपराधियों की तरह व्यवहार करने वाली, वर्तमान बीजेपी के कार्यकाल में जितनी घटनाएं हो रही हैं, उस घटना की जिम्मेदारी तो हम लेते हैं कि हमारी सरकार है, लेकिन उन घटनाओं में अधिकांश कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। आज भी पूर्ववर्ती काल में तो था ही 5 साल उन्होंने जो किया है, लेकिन अभी भी यदि 10 में से अमूमन 10 यदि घटनाएं होती तो उसमें से 8 में अपराधी यदि कोई है, उसके पीछे यदि कोई खड़ा है तो कांग्रेस का नेता खड़ा होता है। इसलिए सवाल सबसे पहला कांग्रेस से है। आम जनता ये पूछ रही है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब आपका समय था उन 5 वर्षों में आपने अपराधियों के समान ही शासन चलाया। और ये आपको ध्यान भी होगा कि जब हम सब लोग बैठकर विपक्ष के समय प्रेस में और तथ्यों के साथ में हम बैठते थे, जितना भी नशाखोरी, मतलब ये कहने को था कि कोई एक ऐसा नशा नहीं जो छत्तीसगढ़ में न पाया जाता हो। और सामान्यतः यही कहा जाता है कि आज यदि अपराध हो रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं नशा, जो नशे का व्यापार है, नशे के कारण आदमी को सेंसेशन नहीं होता कि आदमी कर क्या रहा है, उसके कारण घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हुई है, बढ़ रही है घटनाएं, उसका मुख्य कारण है। आज 2 चरणों में छोटा छोटा मैं विषय रखूंगा। एक, इस कार्यकाल के अंदर जो घटनाएं उसमें किस तरीके से कांग्रेस की संलिप्तता है, और दूसरा जो पिछले वर्षों में भूपेश बघेल जी की सरकार के समय उनके लिए तो ये उपलब्धि है, अपराध करना तो उपलब्धि है, क्योंकि हम यदि पूर्ववर्ती जाएं तो तंदूर कांड से यदि प्रारंभ करेंगे तो दिल्ली से लेके पूरे देश के अंदर में कांग्रेस की क्या क्या घटनाएं हैं उसका उल्लेख करना आज बहुत प्रासंगिक नहीं है, लेकिन थोड़ा उल्लेख करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में कटघरे के अंदर में है। लेकिन कुछ प्रमुख जो घटनाएं भूपेश बघेल जी के समय हुई थी उसका उल्लेख मैं करूंगा। पहले अभी, क्योंकि ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, शासन के लिए भी हमारी चिंता का विषय है कि आखिर लगभग सभी घटनाओं के अंदर में कांग्रेस के नेता ही संलिप्त क्यों पाए जाते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद ये मैं कह सकता हूं कि जितने अपराध हुए उन अपराधों में सबसे बड़े जो अपराध हुए हैं उसमें कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता। जरा क्रम से बता रहा हूं, आप सबको रिमाइंडर कर रहा हूं, ध्यान आएगा आप लोगों को। इन 1 वर्षों के अंदर में सरगुजा जिला, जहां का मैं प्रभारी भी था, बहुत निकट से मैं 2 वर्षों में संभाग प्रभारी होने के नाते देखा हूं सूरजपुर और सरगुजा संभाग को। वहां पे सरगुजा में कांग्रेस का कार्यकर्ता कुलदीप साहब ने सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटी की 13 अक्टूबर 2024 को हत्या की। एक बड़ी घटना थी जिसके कारण पूरे प्रदेश में ये विषय सामने आया। हम सबको भी लगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन इस बीच जब जांच आई तो ये मालूम चला कि उसकी हत्या में यदि कोई था तो सूरजपुर का वो कांग्रेस का कार्यकर्ता कुलदीप साहू था। गोरखपुरी धाम एक बड़ा विषय, उसमें भी राजनीतिक षड्यंत्र का केंद्र बन गया वो पूरी घटना। और उसकी आड़ में 11 जून 2024 को बलौदाबाजार में हिंसा का जो तांडव हुआ उसमें विधायक देवेंद्र यादव जी का नाम आया। भी वो पूर्ण रूप से बरी नहीं हुए, वहां से उनको जमानत मिली। उनका इन्वॉल्वमेंट कि हम अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी की राजनीति चमकाने के लिए, दूसरे की सरकार को बदनाम करने के लिए हम किस स्तर तक जा सकते हैं, इसका शानदार उदाहरण कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा दिया गया और षड्यंत्रपूर्वक उस घटना को अंजाम दिया गया। इसके कारण देश के अंदर में बदनामी की स्थिति बनी। उसी तरीके से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े, उनका बयान आप सबको ध्यान होगा, मैं नाम ले रहा हूं तो उन्होंने एक सभा में कहा था इस बात को। पहले तो लखमा जी ने भी कहा था बच्चों को, जब एक बार ट्रेनिंग अपने कार्यकाल में कहते कि कानर पकड़ो कलेक्टर का, तुम नेता बनोगे, तो ये इनकी सोच। उत्तरी जांगड़े ने भी समय में कहा था कि कलेक्टर एसपी के दफ्तर में घुसो, हिंसा करो, आग लगाओ। ये रिकॉर्डेड है, आप सबको रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा, आपके पास में रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से बालोद जिले में ग्राम गोटिया में एक शिक्षक देवेंद्र ठाकुर ने 3 सितंबर 2024 को आत्महत्या की थी और इस मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम लिया गया था, जो मीडिया के सामने है कि यदि मैंने इस तरह का आत्महत्या किया है तो उसके पीछे कारण पूर्व मंत्री हैं और उनके सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था। बिलासपुर में कल जो 20 अप्रैल की जो घटना है, बलात्कार, गर्भपात या पीएम आवास के नाम पर जो 90,000 50,000 रुपए की वसूली के मामले में
एक कांग्रेस का पूर्व पार्षद एल्डरमैन काशी रात्रे, ये कल की ही समाचार है, आप सबको प्राप्त हुआ कि कांग्रेस के नेता ने किस तरीके से उस योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उसके साथ गर्भपात, बलात्कार, तमाम प्रकार के जो विषय उन्होंने किए, उसकी गिरफ्तारी हो गई। उस एल्डरमैन की गिरफ्तारी हुई। नारायणपुर में भाजपा नेता रतन दुबे, जो हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, रतन दुबे बहुत एक्टिव उस नक्सल क्षेत्र के अंदर में, उसमें भी जब उनकी हत्या के मामले की बातें सामने आई तो युवा कांग्रेस अध्यक्ष उपाध्यक्ष लालू कुर्राम और कोयनार का सरपंच सेनू कुर्राम की गिरफ्तारी हुई। ये भी कांग्रेस के नेता हैं। बीजापुर का कांग्रेसी नेता तेलंगाना में हार्डकोर नक्सली के साथ पकड़ा गया। कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में एक माह में 4 भाजपा पदाधिकारियों की टारगेट किलिंग की गई थी। आपको याद होगा कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हमने उस विषय को उठाया था कि हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से चुनाव के अंतिम दौर में हमारे पदाधिकारी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।